ये मिडिल ईस्ट का नक्शा है और ये है द गल्फ। आप अपनी जियो पॉलिटिकल लॉयल्टी के हिसाब से इसे पर्शियन या अरेबियन गल्फ कह सकते हैं। और ये जो आपको नुकीला सा प्रायद्वीप दिख रहा है, ये है कतर। क्षेत्रफल है करीब 11,500 वर्ग किलोमीटर। राजधानी है दोहा। कतर का एक ही लैंड बॉर्डर है जो दक्षिण में सऊदी अरब से लगता है। बाकी तीनों तरफ पानी है। पश्चिम में बहरीन है, लेकिन उसके बीच में भी समंदर है। और सामने है ईरान, पूरा देश रेगिस्तानी। इजराइल ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में बीते दिनों कतर का भी नाम आया, क्योंकि यहीं पर बने अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। तो जब नाम आया तो हमने कतर के इतिहास भूगोल से जुड़े कुछ पुराने पन्ने पलटे। जो मिला वो आपसे भी साझा करते हैं। नमस्ते और स्वागत। अभिषेक नाम है मेरा और तारीख में आज बात कतर की। Brought to you by Hire and New India Assurance. आज से करीब 8,000 साल पहले की बात है। मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हुई तो जीवन बढ़ा। एक ऐसी जगह भी लोगों को रहने का ठिकाना मिला जहां इससे पहले रिहायश नहीं थी, कतर। लोग यहां बसे और मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। इराक की एक पुरानी सभ्यता है अल उबैद। इसी सभ्यता से मिलते जुलते कुछ बर्तन कतर में भी दिखते हैं और इसे ही पॉटरी कल्चर की शुरुआत भी माना जाता है। रोमन जियोग्राफर टॉलेमी ने अपने लेखों में कतर को कटारा कहा है। उस समय कतर इंडस और मेसोपोटामिया को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग का हिस्सा था। इसके बाद अल खोर नाम के एक आइलैंड पर कुछ सबूत मिले। विद्वानों ने इसे कसाइट साम्राज्य से जोड़ा। अपने यहाँ की वैदिक सभ्यता वाले टाइम की ये बात है। कसाइट लोगों ने समंदर से सीपियाँ निकाली और उसके ग्लेनड्यूला नाम के रिसाव से पर्पल डाई बनाई। ये उस ज़माने की बहुत महंगी और लग्जरी डाई थी। इसे टायरियन पर्पल कहा जाता था। बताते हैं कि करीब 12,000 घोंघों को कुचलकर सिर्फ 1.5 ग्राम शुद्ध रंग मिल पाता था। ये रंग गहरे लाल से लेकर बैगनी रंग तक के होते थे। इसकी एक और खासियत होती थी धूप में इनका रंग बदलना। इस बैगनी रंग का प्रभाव कतर के इतिहास में इतना गहरा था कि 19वीं सदी में शेख मोहम्मद बिन थानी ने कतर के झंडे के लिए इसी बैगनी और लाल रंग के मिश्रण को चुना, जो इस रंग की ऐतिहासिक विरासत को भी दर्शाता है। बाद में धूप के प्रभाव से ये रंग गहरा होकर कतर मैरून बन गया, जो आज भी कतर के झंडे में देखा जाता है। अब अगला किस्सा 224 ईस्वी की बात है। ससानी साम्राज्य ने खाड़ी पर कंट्रोल काबिज किया था। कतर इस दौर में पर्पल डाई के अलावा मोतियों के व्यापार में भी लग चुका था। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. ईसाइयत के बढ़ते प्रभाव से कतर में भी मिशनरियाँ आई और इसे बेत कतराए कहा गया। बहरीन और आसपास के कुछ इलाके इसका बड़ा हिस्सा भी रहे। 7वीं सदी में यहाँ इस्लाम का आगमन हुआ। कतर के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने पूर्वी अरब के शासक मुंजिर बिन सावा अल तमीमी को एक दूत भेजकर इस्लाम को अपनाने की उनसे गुहार भेजी। मुंजिर मान गए और उनके प्रभाव के चलते कतर की अधिकांश अरब जनजातियां इस्लाम में ढलने लगीं। इस्लाम के आने से न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में भी यहाँ बड़े बदलाव देखे गए। इस्लाम के आने से कतर का मक्का और मदीना जैसे इस्लामी केंद्रों के साथ संपर्क बढ़ा, व्यापार बढ़ा, रिवाज बदले, मस्जिदें बनी। कतर की बस्तियां जो पहले मछली पकड़ने और मोतियों के व्यापार पर निर्भर थीं, धीरे धीरे इस्लामी संस्कृति का भी केंद्र बनने लगी। 8वीं सदी में कतर की एक नई पहचान भी उभरी। उमैयद डायनेस्टी के दौरान कतर को घोड़ों और ऊँट के प्रजनन केंद्र के रूप में बड़ी प्रसिद्धि मिली। कतर की कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में आते हैं। यहाँ पर अल थानी परिवार ने सत्ता संभाली। 1868 में शेख मोहम्मद बिन थानी ने ब्रिटिश सरकार के साथ एक संधि की। इसके तहत कतर ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना। प्रोटेक्टोरेट मतलब जिस देश को किसी दूसरे देश का संरक्षण प्राप्त हो। 20वीं सदी की शुरुआत तक कतर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मोती व्यापार पर निर्भर थी। खाड़ी के गर्म और उथले पानी में पाए जाने वाले मोती बड़ी हाई क्वालिटी के होते थे और इसके चलते बाज़ार में इनकी मांग भी बहुत ज़्यादा होती थी। फिर ये गोताखोरी भी अपने आप में बड़ा जोखिम भरा काम था, इसलिए भी डिमांड हाई थी। कतर में गोताखोरों को घवास कहा जाता है।
किसी ज़माने में वो बिना किसी आधुनिक उपकरण के समुद्र की गहराइयों में उतरते थे, केवल एक रस्सी और नाक पर एक क्लिप का इस्तेमाल करके। कतर के मोती लंदन, पेरिस, मुंबई तक में बिक रहे थे और उधर दोहा और अल जुबारा के दिन बदलते हुए दिख रहे थे। 1930 के दशक में जापान में कृत्रिम मोती के उत्पादन ने कतर के मोती व्यापार को गहरा झटका दिया। इस आर्थिक संकट ने कतर के लोगों को उस समय सकते में डाल दिया, लेकिन यहाँ से एक नया अध्याय भी खुला। कतर आगे बढ़ा। 20वीं सदी के मध्य में कतर के इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया जब 1939 में दुखान तेल क्षेत्र में तेल की खोज हुई। 1930 के दशक में मिडिल ईस्ट में तेल की खोज ट्रेंड कर रही थी। ईरान पहले ही तेल खोज चुका था। 1932 में कतर के पड़ोसी बहरीन में तेल की खोज हो गई। ब्रिटिश कंपनी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ने कतर में भी तेल तलाशना शुरू किया। 1935 में कतर के शासक शेख अब्दुल्ला बिन जासिम अल थानी ने पेट्रोलियम कॉन्सेशन लिमिटेड के साथ एक डील की, समझौता किया। स्थानीय बेदुइन कबीले के लोग जो इस क्षेत्र में रहते थे, इन अजीबोगरीब मशीनों और विदेशी इंजीनियर्स को देख के उस समय बड़े हैरान थे। कुछ का ये भी मानना था कि ये लोग रेगिस्तान में पानी की तलाश कर रहे हैं। पानी उस समय सबसे कीमती संसाधन था, आज भी है। खैर, जब पहली बार तेल निकला तो कुछ बेदुइनों ने इसे काला पानी कहकर मजाक भी उड़ाया। तब वे नहीं समझ पा रहे थे कि ये काला पदार्थ इतना भी क्या ज़रूरी है। बाद में जब तेल के महत्व का पता चला तो दुखान कतर के आर्थिक विकास का एक प्रतीक बना। 1949 में तेल का निर्यात शुरू हुआ, जिसने कतर की आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दिया। सोने पे सुहागा ये कि 1970 के दशक में नॉर्थ फील्ड में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज हुई। तेल और गैस ने मिलकर कतर को दुनिया के सबसे संपन्न देशों में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नॉर्थ फील्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, आज भी कतर की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। इस बीच 3 सितंबर 1971 को कतर को ब्रिटिश बेड़ियों से बची खुची आज़ादी भी मिल गई। शेख अहमद बिन अली अल थानी उस समय कतर के अमीर थे। 1995 में शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने पिता को अपदस्थ करके सत्ता संभाली थी। जैसा कि हमने बताया, कतर दुनिया के सबसे संपन्न देशों में से है। इसकी आर्थिक तरक्की 21वीं सदी में और तेज़ी से आगे बढ़ी। पहले ये देश तेल पर निर्भर था, लेकिन जैसे जैसे कतर ने अपने विशाल नेचुरल गैस के भंडार, खासकर नॉर्थ फील्ड को तेज़ी से विकसित किया, उसकी किस्मत बदली। 2000 के दशक में कतर ने LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की। आज कतर के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है और वो बड़ा LNG एक्सपोर्टर भी है। लेकिन कतर ने सिर्फ तेल और गैस पर ही दाव नहीं लगाया। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, हेल्थ और टूरिज्म में भी इस बीच लगाया है। जैसे कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जैसा इवेंट और अल जजीरा जैसे न्यूज़ नेटवर्क, ये भी कतर ने इनमें भी इन्वेस्ट करा है। फिलहाल आप जानते ही हैं कि कतर अलग कारणों से खबरों में है। ईरान और इजराइल के बीच सीज़ फायर तो हो चुका है, लेकिन आगे आने वाला कुछ समय ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों के लिए संवेदनशील है। साथ ही कतर के लिए भी अब संवेदनशील होगा। आज तारीख यहीं तक। यह एपिसोड लिखा है अनुराग ने। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।